हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू सेल्फ स्टडी बस। और हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हमने हिस्ट्री का पहला लेक्चर अपलोड कर दिया था। होपफुली आपने पढ़ लिया होगा, आपको पता चल गया होगा कि ब्रिटिशर्स ने कैसे, मतलब सारी फॉरेन पावर कैसे थी, ब्रिटिशर्स ने कैसे कार्नेटिक वॉर्स में फ्रेंच को हराया। एक लेटेस्ट न्यूज़ है आपके लिए। कल 5 जून थी और यूपीएससी ने अपना सिलेबस मतलब कैलेंडर डाल दिया है। उसके हिसाब से आपका एनडीए जो एग्ज़ाम है वो 6 सितंबर यानी 6 सितंबर को होगा, जिस दिन एनडीए 2 भी होने वाला था। यूपीएससी के तहत दोनों एग्ज़ाम एक ही दिन होंगे और एक ही एग्ज़ाम पेपर आएगा दोनों के लिए। अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको सिर्फ एक ही पेपर देना होगा, जितना मुझे पता चला है। अब आपको ये डाउट है कि आपको वापस अप्लाई करना पड़ेगा एनडीए 2 के लिए, तो वो मुझे नहीं पता। वो 10 तारीख को सारी नोटिफिकेशन आएगी, वो मैं आपको 10 तारीख को बता दूंगा। पर जितना है, इस बार आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एक एग्ज़ाम होना है, उतने ही बच्चे होंगे, थोड़े बहुत बढ़ते हैं और वैकेंसीज डबल हैं इस बार। मतलब जो एनडीए 1 की वैकेंसीज हैं और एनडीए 2 की वैकेंसीज हैं, दोनों मिला के वैकेंसीज बनाई जाएंगी। ये थी यूपीएससी की लेटेस्ट अपडेट। आप सिर्फ तैयारी करते रहें। ओके, हम हिस्ट्री का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। हमने कार्नेटिक वॉर्स पढ़ ली थी। ट्रीटी ऑफ पेरिस हो गई थी 1763 में। थर्ड कार्नेटिक वॉर का अंत हो चुका था। हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे कि कॉन्क्वेस्ट मतलब ब्रिटिशर्स ने दमन शुरू कैसे किया। मतलब ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने स्टार्ट किससे किया, फिर एंड किस पे किया, सारा कुछ पढ़ेंगे। उस टाइम पे 4 प्रिंसली स्टेट थे जिन्हें हम मेजरली मानते हैं, जिनको हमारे लिए मतलब इम्पोर्टेंस है जिनकी। 4 प्रिंसली स्टेट थे उस टाइम पे। एक थे अपने बंगाल, मराठास, मैसूर एंड सिख। ये 4 प्रिंसली स्टेट थे जो इम्पोर्टेंट स्टेट माने जाते हैं उस टाइम के। उस टाइम काफ़ी सारे थे, पर हम इनको ही ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन आते हैं वो इनसे ही आते हैं। आज हम पढ़ेंगे बंगाल और मैसूर के बारे में। मराठा और सिख मैं आपको कल बताऊंगा। तो हम पढ़ते हैं बंगाल, ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। बंगाल को कैसे हड़पा गया या हथियाया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, कौन कौन सी उन्होंने नीतियाँ चली, कौन कौन सी वॉर लड़ी, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, ट्रीटीज कौन कौन सी हुई, मीर जाफर कौन था, सिराजुद्दौला कौन था, शुजुद्दीन कौन था, सारा कुछ पढ़ेंगे, जिससे कि आपका ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल क्लियर हो जाए अच्छी तरीके से कि कैसे शुरुआत हुई, कैसे अंत हुआ। उसके बाद हम ट्रीटीज़ भी पढ़ेंगे, सारी की सारी ट्रीटीज़, फिर 1857 की वॉर, लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल सब कुछ पढ़ना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। अब 2 इंपॉर्टेंट वॉर हैं, बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। एक सेकेंड, यस, बैटल ऑफ बक्सर 2 इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ेंगे। तो बंगाल के जो फाउंडर थे उनका नाम था मुर्शिद कुली खान। याद रखना है, मुर्शिद कुली खान ने बंगाल के फाउंडर थे। बंगाल को जिन्होंने स्टैब्लिश किया था उनका नाम था मुर्शिद कुली खान। ये कौन थे? ये गवर्नर थे बंगाल के मुगल प्रोविंस में। मुगल प्रोविंस में ये बंगाल के गवर्नर थे, मुर्शिद कुली खान। और उस टाइम पे जो बंगाल है वो रिचेस्ट प्रोविंस था इंडिया का, काफ़ी ज़्यादा रिच प्रोविंस था, बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पे रिसोर्सेज थे जिस वजह से काफ़ी रिच प्रोविंस माना जाता था। 1756 में सिराजुद्दौला आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री के अंदर 8th-9th में कि सिराजुद्दौला वो 1756 में नवाब बनते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जो इंग्लिश थे उस टाइम पे एक राजा हुआ करते थे जो मुगल एम्परर जिन्हें मानते हैं हम, उनका नाम था फर्रुख शाह। नाम सुना होगा, जिन्हें हम पागल राजा के नाम से भी जानते हैं, फर्रुख शाह। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ दस्तक इशू किए। दस्तक यानी ऑर्डर या परमिट। इसके तहत क्या था कि इंग्लिश को बहुत ज़्यादा लिबर्टी मिल चुकी थी, ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा लिबर्टी मिल चुकी थी बिजनेस करने की। और 1717 के अंदर इन्होंने ये दस्तक देना चालू किया था, मतलब परमिट देना चालू किया था, जिस वजह से जो नवाब थे और जो ब्रिटिशर्स थे इनमें कन्फ्लिक्ट हो गया कि यार
मतलब आपके जैसे आप इमेजिन करो, आप एक प्रोविंस के राजा हो और आपके प्रोविंस के अंदर कोई दूसरा बंदा आके आपका टैक्स हड़प रहा है, सब कुछ कर रहा है, सारा कुछ बिजनेस कर रहा है, टैक्स भी नहीं दे रहा, तो क्या मतलब आपको बुरा ही लगेगा आप एज अ नवाब। तो ये होने लगा। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया, उसने अटैक कर दिया ब्रिटिशर्स के ऊपर। सिराजुद्दौला ने अटैक कर दिया ब्रिटिशर्स के ऊपर, तो अटैक हुआ ना सिराजुद्दौला का। आप ये सारी चीज़ें लिखते रहिए, नोट करते रहिए जो मैं बोल रहा हूँ कि सिराजुद्दौला ने अटैक किया सारा कुछ। और फिर ब्रिटिशर्स थे वो भाग के साउथ ऑफ हुगली में एक टाउन है, साउथ ऑफ हुगली में टाउन है, उसका नाम है फुल्टा। फुल्टा भाग के चले गए सारे ब्रिटिशर्स, और जो ऑफिशियल बच गए थे यानी पकड़े गए थे, उनको सिराजुद्दौला ने एक कमरे में बंद कर दिया। और वो उस कमरे को ब्लैक होल माना जाता है, ब्लैक होल कहा जाता है, मतलब दैट रूम इज नोन एज ब्लैक होल। उसमें बंद करके वो बहुत ज़्यादा मतलब 100 से 125 शायद ऑफिशियल्स थे, वो एक छोटे से रूम में बंद कर दिए, जिससे वो दम घुट के सारे मर गए थे। ये भी इंपॉर्टेंट है ना, पूछ सकता है कि आप ब्लैक होल क्या था उसके बारे में, तो आप नोट कर लेना। फिर फरवरी 1757 में, फैब 1757 में ट्रीटी हुई, जिसे हम ट्रीटी ऑफ अलीनगर नाम से जानते हैं। ट्रीटी ऑफ अलीनगर, ट्रीटी ऑफ अलीनगर नाम से जाना जाता है, जो ब्रिटिशर्स और नवाब यानी सिराजुद्दौला के बीच में हुई। अब सोचो, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ब्रिटिशर्स का काम करने का तरीका होता था, वो पहले वॉर लड़ते थे, पहले वॉर करते थे, फिर ट्रीटी करते थे, फिर वॉर करते थे, फिर ट्रीटी करते थे। तो यहाँ पहले वॉर हुई, ये इसने अटैक कर दिया था अपने सिराजुद्दौला ने, फिर उन्होंने ट्रीटी कर ली, फिर ट्रीटी के बाद उन्होंने वापस वॉर शुरू कर दी, और वो वॉर बहुत कम टाइम में हुई थी। फैब 1757 को ट्रीटी हुई, और 17 जून 1757 को वॉर हो गई अपनी बैटल ऑफ प्लासी की, बैटल ऑफ प्लासी। अब प्लासी में क्या था, प्लासी का युद्ध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, प्लासी युद्ध इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मीर जाफर नाम का एक इंसान था। मीर जाफर, मीर जाफर क्या था, मीर जाफर मीर बख्शी, नवाब का मीर बख्शी था। मीर बख्शी यानी सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मी। उसके पास आर्मी का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, सुप्रीम कमांडर था वो आर्मी का। तो उसने उसको अंग्रेजों ने लालच दे दिया कि भाई तू ऐसा कर, तू वॉर में मत जा, मतलब उसका सपोर्ट मत कर, और हम तेरे को राजा बना देंगे। अब यार कौन नहीं चाहेगा कि मेरे को राजा बनाए, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया और वो वॉर लड़ने नहीं गया। जिससे क्या हुआ कि ये अपने सिराजुद्दौला डिफीट हो गए, डिफीटेड इन बैटल ऑफ प्लासी में डिफीट हो गए और एग्जीक्यूट कर दिए गए, मतलब मार दिए गए सिराजुद्दौला। इससे आउटकम क्या निकले, इस वॉर के आउटकम क्या निकले, मतलब बैटल ऑफ प्लासी में आखिर में क्या हुआ, सब कुछ बताऊंगा मैं आपको कि बैटल ऑफ प्लासी में एक्चुअली हुआ क्या। बैटल ऑफ प्लासी जब लड़ी, बीओपी बैटल ऑफ प्लासी हुई, तो उसके आउटकम क्या निकले, आउटकम ये निकले कि मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। मीर जाफर नवाब बन गया, मीर जाफर नवाब बन गया। उसके बाद कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी को राइट दे दिया गया बंगाल, बिहार और उड़ीसा में बिजनेस करने के लिए। कुछ राइट्स दे दिए गए थे जिससे वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में बिजनेस कर सकते थे। और ब्रिटिशर्स ने मीर जाफर को कहा, मीर जाफर से कहा कि भाई तू हमें 2 करोड़ रुपए हर साल देगा, 2 करोड़ देगा। प्रॉब्लम क्या आई मीर जाफर को कि भाई मतलब आपके पास 2 करोड़ रुपए तो पहली बात बहुत बड़ी रकम होती है वो देना। तो मीर जाफर नहीं दे पा रहा था, तो मीर जाफर को हटा दिया, और मीर कासिम जो मीर जाफर का दामाद था उसको सत्ता में ला दिया। मीर कासिम नया नवाब बन गया। ये बना था 22 फैब 1760 को, 22 फैब 1760 को मीर कासिम नया नवाब बना दिया गया। उसने कहा ठीक है सर मैं आपको दूंगा, आपको 2 करोड़ रुपए चाहिए, मैं 2 करोड़ रुपए हर साल आपको दे दिया करूंगा। अब मीर कासिम भी नहीं दे पा रहा था, तो मीर कासिम ने क्या किया, वो अवध चला गया। अवध का जो नवाब था उसका नाम था शुजाउद्दौला। सिराजुद्दौला और शुजाउद्दौला में डिफरेंस है, याद रखना। शुजाउद्दौला, अवध का जो नवाब था उसका नाम था शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला। तो ये दोनों में डिफरेंस था। ओके, सो अब क्या हुआ कि वो चला गया, तो फिर वॉर शुरू हो गई। वो वॉर हुई नवाब प्लस अवध, अवध यानी शुजाउद्दौला वर्सेस ब्रिटिशर्स, नवाब प्लस अवध वर्सेस ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वॉर शुरू होगी, मतलब 2 वर्सेस 1 बैटल शुरू होगी। उसमें क्या हुआ कि उसके बाद वॉर हुई, तो वॉर का अंत हुआ ट्रीटी पे। ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, याद रखें ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई इस वॉर के बाद। और इस वॉर को
एक सेकेंड, बैटल ऑफ बक्सर भी कहते हैं। जो नवाब प्लस अवध वर्सेस ब्रिटिशर्स हुई थी, इसको कहते हैं बैटल ऑफ बक्सर, जो लड़ी गई थी 1764 में। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद पे बैटल ऑफ बक्सर खत्म हुई। अब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के तहत क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के तहत ये हुआ कि दीवानी राइट थे वो ब्रिटिशर्स को दे दिए गए, सारे के सारे दीवानी राइट बंगाल के ब्रिटिशर्स को दे दिए गए, और एक नया सिस्टम डेवलप किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिसमें क्या हो, डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, मतलब दोहरी सत्ता हो। डुअल सिस्टम इन द सेंस, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, डुअल सिस्टम मतलब एक नवाब होगा और एक डेप्यूटी नवाब होगा। नवाब के पास सारा एडमिनिस्ट्रेशन होता था। अब क्या हो, सारा का सारा दीवानी राइट यानी टैक्स तो ब्रिटिशर्स ले जाते थे, और नवाब के पास टैक्स कुछ बचता नहीं था, मतलब टैक्स सारा का सारा कलेक्शन मिल गया ब्रिटिशर्स को, और नवाब क्या हो गया, फटेहाल हो गया, नवाब के पास कुछ भी नहीं बचा। नवाब 0 रुपीज़, मतलब कुछ भी नहीं था उसके पास, क्या बोलूँ। तो अब एक बार बताओ, आपको एडमिनिस्ट्रेशन चलाना हो और पैसा कोई दूसरी वो लेके जा रही है, तो अब कैसे चलाओगे? चलाना नामुमकिन है एडमिनिस्ट्रेशन बिना पैसों के। तो बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, इस वजह से पैसा खत्म हो गया राज्य के पास कुछ भी नहीं हुआ। तो ये रीज़न हुआ, इसके साथ इसका परिणाम निकला कॉज ऑफ फेमाइन। फेमाइन हुई थी 1770 में बंगाल के अंदर, जहां 1 करोड़ लोगों की डेथ हो गई थी। 1 करोड़ लोग की डेथ हो चुकी थी इस फेमाइन के अंदर। तो सोचो, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन नवाब के पास, और सारा का सारा जो वो है वो कंट्रोल कर रहे हैं ब्रिटिशर्स, टैक्स सब कुछ। तो यहाँ बंगाल ख़त्म होता है, यहाँ बंगाल पूरे हक में आ गया ब्रिटिशर्स के। अब अगला जो स्टेट है जो हम पढ़ने वाले हैं, उस स्टेट का नाम है मैसूर। मैसूर जो स्टेट है, वो स्टेट सबसे पहले वडियार डायनेस्टी थी उसके द्वारा रूल किया जाता था। वडियार डायनेस्टी, वडियार डायनेस्टी के 2 राजा थे, एक का नाम था नंजराज और एक का नाम था देवराज। और इनका जो जिनके एक फादर थे, उनका नाम था चिक्का कृष्णा राजा। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि हैदर अली, एक छोटा हैदर अली, हम इस मैसूर के अंदर सबसे मेन पढ़ेंगे। एक तो हैदर अली के बारे में, जिसने 2 वॉर लड़ी थी, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर और सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, हैदर अली। और दूसरा पढ़ेंगे हम टीपू सुल्तान के बारे में। तो हैदर अली जो था वो एक बहुत छोटा पैटी मतलब बहुत छोटा ऑफिशियल था आर्मी का, बहुत छोटा आर्मी का ऑफिशियल था, पर उसने धीरे धीरे बहुत ज़्यादा सुप्रीम पोस्ट पे गया और उसने थ्रोन को एक्सेस कर लिया, कैप्चर कर लिया थ्रोन को नंजराज से। देवराज की डेथ पहले ही एक वॉर में हो चुकी थी, नंजराज से इसने थ्रोन को कैप्चर कर लिया, मतलब थ्रोन हत्या लिया। अब इससे क्या हुआ, इससे मैसूर को बहुत ज़्यादा फायदा होने लगा। मैसूर इसलिए क्योंकि हैदर अली बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, दिमागदार राजा था, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्रेन था, उसने बहुत अच्छी तरीके से अपनी आर्मी स्टैब्लिश करी थी। उसकी आर्मी को वो यूरोपियन स्टाइल में ट्रेन करता था। जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको एक नए पेज पे बताता हूँ कि हैदर अली ने क्या शुरू किया और कैसे स्टार्ट किया। हैदर अली जो राजा था, उसने बहुत सही से अपनी आर्मी करी, उसने यूरोपियन लाइन में अपनी आर्मी ट्रेन करनी शुरू करी, यूरोपियन लाइन के थ्रू जिससे क्या हुआ कि आर्मी बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज हो गई। उसने मॉडर्न आर्टिलरी ली, मॉडर्न आर्टिलरी का यूज़ करने लग गया, और उसने फ्रेंच से हेल्प लेने लग गया कि भाई तुम मेरी आर्मी को ट्रेन करो और मैं आपका सपोर्ट करूँगा। हैदर अली की कहानी ख़त्म होती है सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम पे। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम पे पोस्ट वॉर डेथ होती है, वॉर में डेथ नहीं होती, पोस्ट वॉर होती है, किसी बीमारी की वजह से या शायद हार्ट अटैक की वजह से डेथ होती है, पोस्ट वॉर। तो जैसे ही हैदर अली की डेथ होती है 1782 में, टीपू सुल्तान पावर में आते हैं। टीपू सुल्तान पावर में आते हैं तो ये बहुत सारी नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करते हैं, नई चीज़ें इन द सेंस नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करते हैं, कैलेंडर, कॉइन्स, वेट, मेजर, बहुत सारी चीज़ें नई इंप्रूव कर देते हैं। वो अपने एग्रीकल्चर, ट्रेड और कॉमर्स को भी इंप्रूव करते हैं, क्योंकि यही 3 चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं एक कंट्री और एक प्रोविंस के डेवलपमेंट के लिए। ओके, सो उससे क्या हुआ, फिर उन्होंने जागीर, जो कस्टम था जागीर देने का, वो भी बंद करवा दिया। उन्होंने अपनी जो आर्मी थी वो फ्रेंच की तरह ट्रेन करनी शुरू कर दी। फ्रेंच से हेल्प लेने लगे कि सर आप हमारी आर्मी को ट्रेन करें, जैसे हैदर अली करते थे। और उन्होंने
ये ऐसे बहुत कम वो मुस्लिम राजा थे जिन्होंने रिपेयर कराए थे हिंदू टेम्पल्स। श्रृंगेरी टेम्पल एक एग्जाम्पल है जिसको इन्होंने रिपेयर कराया था, श्रृंगेरी टेम्पल। टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी टेम्पल को रिपेयर कराया था। अब हम पढ़ने वाले हैं वॉर्स। हमने बंगाल में वॉर पढ़ी, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी। अब हम पढ़ेंगे मैसूर वॉर्स यानी एंग्लो मैसूर वॉर। एंग्लो मैसूर वॉर 4 हुई थी। एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी 1766 से लेकर 1769। पहली जो हुई थी एंग्लो मैसूर वॉर, फर्स्ट जो हुई थी वो हुई थी 1766 से लेके 1769। इसके अंदर क्या हुआ, निज़ाम ऑफ हैदराबाद मराठा ने हेल्प करी ब्रिटिशर्स की और मैसूर के अगेंस्ट हो गए। तो प्रॉब्लम क्यों, क्योंकि हमारा कंट्री का जो जैसे नीचे वाला नक्शा है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये नीचे का नक्शा है। यहाँ कहीं मैसूर है, यहाँ हैदराबाद था और यहाँ बहुत ज़्यादा मराठा था। मराठा काफ़ी बड़ा प्रोविंस था उस टाइम का। तो कुछ एरिया इसको टच कर रहा था हैदराबाद को, कुछ एरिया मराठा को टच कर रहा था। तो मराठा चाहते थे कि कुछ एरिया हम इसका कैप्चर कर लें, ये चाहते थे कुछ एरिया हम कैप्चर कर लें, हैदराबाद का जो निज़ाम था। और ब्रिटिशर्स तो चाह ही रहे थे कि हम सबका एरिया कैप्चर कर लें। तो इस वजह से फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में मराठास ने और निज़ाम ने हेल्प करी ब्रिटिशर्स की। तो वॉर हुई 3 वर्सेस हैदर अली। हैदर अली अकेला और ये तीनों। फिर भी हैदर अली जीत गया। क्यों जीत गया, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज आर्मी थी, बहुत ज़्यादा ट्रेंड आर्मी थी जो किसी भी तरह के क्षेत्र में काम करने को कारगर थी। फिर क्या हुआ, एक ट्रीटी हुई वॉर के बाद, हैदर अली जीत गया। उसके बाद एक ट्रीटी करी अंग्रेजों ने जिसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ मद्रास। ट्रीटी ऑफ मद्रास। ट्रीटी ऑफ मद्रास के तहत, एक सेकेंड, हाँ, ट्रीटी ऑफ मद्रास के तहत बहुत सारे वो लिए गए, मतलब डिसीजन लिए गए कि हाँ हम आपकी टेरिटरी में अब डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे और ये वो। फिर क्या हुआ, सेकंड मैसूर एंग्लो वॉर हुई है। एंग्लो मैसूर वॉर हुई सेकंड। अब सेकंड मैसूर एंग्लो वॉर के तहत क्या होता है, हैदर अली फिर भी लड़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, ब्रिटिश ने क्या किया, सबसे पहले लड़ने से पहले कूटनीति अपनाई। सेकंड वॉर के तहत इन्होंने एक कूटनीति अपनाई, बहुत इजी कूटनीति थी। उन्होंने फ्रेंच पोर्ट माहे, एक फ्रेंच पोर्ट था जिसका नाम था माहे, वो इन्होंने सीज कर दिया। माहे सीज हो गया। अब माहे सीज हो गया तो जो हैदर अली को सप्लाईज मिलती थी, सारी की सारी सप्लाईज बंद हो गई। जितनी सारी सप्लाईज थी, जो आर्मी की सप्लाईज होती थी, जो मिल रही थी हैदर अली को, वो सारी की सारी बंद कर दी गई। जिससे क्या हुआ, वॉर हुई और आखिर में हैदर अली की डेथ हो जाती है 1782 में, पोस्ट वॉर। इसके बाद क्या होता है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन होती है। मतलब सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन होती है। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन होने के बाद उनकी तो डेथ हो गई, पर थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुई जो हुई टीपू सुल्तान के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। इसके तहत क्या हुआ, ये हुई थी 1789 से लेके 92 तक। मतलब आप देख रहे हो, वॉर, ट्रीटी, वॉर, हर जगह यही चल रहा है, क्योंकि वो कमज़ोर करना चाह रहे थे। एक प्रोविंस को जितना कमज़ोर करेंगे वो उतना ही जल्दी हार जाएगा। अब जैसे ट्रीटी करी, उन्हें लगा कि अब अटैक नहीं होगा, अब आराम से हम अपनी आर्मी को स्टेबलाइज करेंगे, फिर अटैक कर देते थे। फिर हार जाते थे ब्रिटिशर्स, फिर वो ट्रीटी कर लेते थे, जिससे क्या है, राजा फिर सोचता था कि चलो अब अटैक नहीं होगा, मैं आर्मी को अपना डेवलप करता हूँ, और वो फिर अटैक कर देते थे। और पैसा तो उनके पास खूब आ रहा था, उन्होंने आर्मी की कोई टेंशन ही नहीं थी। पैसा इतना था कि बंगाल से सारा पैसा ले रहे थे, उड़ीसा से सारा पैसा ले रहे थे, बिहार से सारा पैसा ले रहे थे। तो ऐसे मतलब सारा का सारा टैक्स ले रहे थे, तो उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। इसके बाद क्या हुआ, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुई। टीपू सुल्तान राजा थे, इसमें ब्रिटिश जीत गए और एक ट्रीटी साइन हुई जिसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम मैसूर की कैपिटल थी, याद रखना, श्रीरंगपट्टनम मैसूर की कैपिटल थी। और इसमें ट्रीटी साइन हुई सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद, थर्ड के बाद। लास्ट वॉर, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799 में हुई थी। 1799 इस टाइम तक मैसूर बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था, हद से ज़्यादा वीक हो चुका था। मतलब यार इतनी बार अटैक हो चुका है किसी प्रोविंस पे, तो ऑब्वियसली वीक हो ही जाएगा। तो क्या हुआ, ब्रिटिशर्स थे जो, उन्होंने पूछा टीपू सुल्तान से कि भाई तुम सब्सिडरी अलायंस बनोगे हमारे,
अब सब्सिडरी अलायंस मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा जब मैं आपको पैक्ट्स और रूल्स और रेगुलेटिंग एक्ट्स पढ़ाऊंगा। तो उन्होंने पूछा कि भाई साहब आप हमारे साथ सब्सिडरी अलायंस करोगे, तो उसने मना कर दिया कि नहीं मैं सब्सिडरी अलायंस नहीं करूंगा। फिर वॉर हुई, तो अटैक क्या हुआ, दो साइड से अटैक हुआ मैसूर के ऊपर। एक साइड से, ईस्ट साइड से अटैक किया निज़ाम ने, हैदराबाद के निज़ाम ने, और साउथ वेस्ट साइड से अटैक किया ब्रिटिशर्स ने, जिससे कि आखिर में जाके टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है श्रीरंगपट्टनम में, और एक पपेट रूलर जो वडियार डायनेस्टी का था उसको रूलर बना दिया जाता है मैसूर का। तो यहाँ से मैसूर खत्म होता है। अब अगला है अपना मराठास और सिख, वो मैं आपको कल समझाऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, जिससे क्या है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे और मैं और मोटिवेट हूँ। आपके लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। आप ज़रूर करें और आप तैयारी करें, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट बहुत नज़दीक है। एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है 6 सितंबर। प्रैक्टिस करिए, आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। थैंक यू।